नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड का जनादेश अब स्पष्ट है। महागठबंधन को आंकड़े दिए हैं जनता ने सरकार बनाने के। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक गई है और कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर जेएमएम सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जनता का आभार जताया और साथ ही यह भी कहा कि सुदूर क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जनसंपर्क किया था और बीजेपी सरकार के जो दावे और वादे थे, जो हवाई थे, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया और लोगों ने भरोसा जताया और महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया। तो क्या है यह परिणाम का जो असर, वो आगे देखने को मिलेगा और झारखंड के इस परिणाम पर हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी नेता अंबुज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजशास्त्री राजेंद्र राय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अंबुज शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं इस परिणाम को? झारखंड का ये जो चुनाव है, हमारी आकलन के थोड़ा विपरीत जरूर निर्णय आया है, लेकिन हम हताश नहीं हैं जी। क्योंकि सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी और आज हम दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर करके आए हैं। जहां पर कांग्रेस का सवाल है, जो कुछ लोग कहते हैं कि जो बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज बीजेपी मुक्त भारत, हम वास्तव में ये कहने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रही है। आज आप जहां भी देखिए, महाराष्ट्र का निर्वाचन आया, ठीक है, शिवसेना ने हमें पीठ में छुरा जरूर भोंका, लेकिन आज वहां पर कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र है। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि हमने सरकार अपने बलबूते पर बना रही है, तो ये भी दावा गलत है। और जनता को मैं ये आगाह करना चाहूंगा कि झारखंड का जो जन्म हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जरूर मैं इस निर्वाचन की हमारी केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगी और उसके बाद में आकलन के स्वरूप कभी आपसे वार्ता होगी तो बताऊंगा। बिल्कुल, इस पर हम लगातार आगे भी बातचीत करेंगे। राजेंद्र राय जी से जान लेते हैं कि ये जो जनादेश आया है, इसे किस तरह से देखें? सर्वप्रथम तो ओमकार टीवी के चैनल पर आज जो बोलने का मौका मिला, बैठने का, इसलिए इस चैनल को मैं कोशिश धन्यवाद देता हूं। भ्राता अंबुज शर्मा को कोशिश आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने पहले ही कहा कि आदर सूचक शब्दों का आने वाले वर्ष के लिए मैं शुभकामना देता हूं। आई बात है झारखंड का चुनाव। झारखंड का चुनाव मेरी निगाह में एक बहुत ही अद्भुत चुनाव था। इस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा था, ये दो जो बिल लोकसभा में पास हुए, उसको प्रधानमंत्री जी ने भुनाने का बहुत प्रयास किया। ठीक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इसको भुनाने में ही जहां की जनता ने उनको ही भुलाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इसको सबक सीखेंगे और इस तरह की जो समस्याएं हैं देश की, उसको चुनावों में अगर कोई राजनीतिक दल न भुलावे, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, देश की जो आर्थिक महंगाई, शिक्षा भ्रष्टाचार हो, इस पर चुनाव हो तो शायद कुछ देश इसका भी रिजल्ट दूसरा आया होता। और एक बात रही कि बीजेपी केवल अकेले अपने दम पर लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ी है, इसी तरह जेएमयू और कांग्रेस और आरजेडी का भी मिल करके लड़ा है। अभी देश में कोई एक पार्टी अपने को ही कह नहीं सकती, अगर कहती है तो उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। जरूरत अगर 1-2% से ही सरकार बनती और बिगड़ती है तो उतना ही महत्व उसका भी है, छोटे दलों का, जितना ये भी है। तो जिस रास्ते पर दोनों दल देश के सारी पार्टियां चले, मेरी उन सबसे यह है कि महंगाई, भ्रष्टाचार या देश की जो शिक्षा अनिच्छाई है, इस पर चुनाव हो। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देश को बांटने के नाम पर कोई चुनाव न हो तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया होता। आगे से हमें लगता है कि अंबुज जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा, मैं स्वागत करता हूं कि इनकी पार्टी उस पर विचार करेगी और विचार करके जो गलतियां हैं पुनः चुनाव में इस तरह के नारे नहीं लगेंगे।
जी अंबु जी, क्या लगता है वाकई में मुद्दों से भटका दिखा बीजेपी खेमा इस चुनाव में? बीजेपी के जो स्टार प्रचारक आए, नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, जितने भी बड़े केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए, वो सभी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो समस्या है उसे बीजेपी ने नजरअंदाज किया और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। और खास करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बीजेपी के घोषणा पत्र में था, एनआरसी भी बीजेपी के घोषणा पत्र में था। ठीक है, अभी उसका कार्यान्वयन थोड़ी सी देरी से होगी, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जिस प्रकार से विरोधियों ने एक प्रकार से दुष्प्रचार किया और खास करके एक अल्पसंख्यक समुदाय को उसने ये बोलने की चेष्टा की कि आपको यहां से भगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मुद्दा था। जहां तक आपने कहा कि झारखंड में क्या स्थानीय मुद्दे, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने ये नारा भी दिया था, घर घर में रघुवर दास। ठीक है, कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे। पिछली बार जैसे हमने एजीएससी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, कुछ वोटों का परसेंटेज उसके कारण से भी हमको लगता है, क्योंकि कई सीटों पर ऐसी सूचनाएं आ रही है कि हम 500 से भी कम वोटों से हार रहे हैं। तो यहां भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है। अब समूचा निर्णय जब आएगा और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व जब आकलन करेगी, लेकिन हम अपने बलबूते पर झारखंड में चुनाव लड़े और एक अच्छा परिणाम दिए। और चलिए, अब मुझे भले ही आप संगठन के नेता के तौर पर इसे अच्छा परिणाम मानते हो, लेकिन देखने वाले तो यही देख रहे हैं कि अच्छा परिणाम तब होता जब बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। इस पर हम आपके पास वापस आएंगे और राजेंद्र जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रतीक और मनीष जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां राजधानी में और तमाम पार्टी कार्यालयों में क्या स्थिति है। सबसे पहले प्रतीक से जानते हैं। जी प्रतीक, क्या ताजा अपडेट है आपके पास और क्या तस्वीर पार्टी कार्यालयों के बाहर देखने को मिल रही है? क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा था, हम देखें जब हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजद कार्यालय हो या जेएमएम कार्यालय हो या कांग्रेस कार्यालय, वहाँ मिठाइयां बांटी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। जाहिर सी बात है, गठबंधन की जो सरकार बनने वाली है, राजद, कांग्रेस और जेएमएम, ये तीनों गठबंधन में काफी अच्छा रिजल्ट किए हैं। और भाजपा जो कि इरेलेवेंसी के चलते उनकी ये हाल हुई है, क्योंकि वो अकेले चले, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल थे, लोजपा, जेडीयू और आजसू, इन तीनों को वो कोई सीट उनके मन मुताबिक सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा। और यही हाल है, यही कारण है कि आज भाजपा की ये स्थिति हुई है। इसके पहले की चुनाव की बात करें, 81 सीट पे आजसू और भाजपा का गठबंधन जब चुनाव लड़ा था तो एब्सोल्यूट मैंडेट आया था, क्योंकि 37 सीट भाजपा को आई थी और 5 सीट आजसू को। तो बाद में जेबीएम से 6 विधायक लाए थे। तो इस बार जो वो ओवर कॉन्फिडेंस जो भाजपा को हो गया था, यही वजह है कि इतनी कम सीटें आई हैं। और जो नेतृत्व, खासतौर वो मुख्यमंत्री की बात करें, रघुवर दास की नेतृत्व की बात करें, जो वो एरिगेंट होकर अपने नेताओं से, अधिकारियों से बात करते थे, वो जनता को रास नहीं आई। बिल्कुल, धन्यवाद प्रतीक इन तमाम अपडेट्स के लिए। मनीष हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आंकड़े अब परिणाम में तब्दील हो चुके हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा, बस जनता को धन्यवाद दिया और जिस तरह से उन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रचार अभियान चलाया था उसका जिक्र किया। तो ऐसे में लग रहा है कि इस जनादेश को बेहद ही संयत तरीके से महागठबंधन ले रहा है। जी जी, आपने सही कहा। इस बार का जो चुनाव हुआ है तो आप कह सकते हैं कि भाजपा को इस बार जो उनका नागरिकता संशोधन बिल हुआ, कैब जैसे इन जैसे मामलों को लेके इस बार झारखंड की जनता ने उन्हें जो अल्पसंख्यक समाज को जिस तरह बताया गया था, विपक्ष उसको समझाने में कामयाब हुआ कि यह जो बिल है ये आपका खतरे की घंटी है। तो इन सब मामलों को लेके उन्होंने जो बताया वो समझाने में आप कह सकते हैं कि सक्षम हुए। इसके कारण विपक्ष को इस बार अधिक से अधिक आपको सीट मिली और महागठबंधन आपको पूरी तरह से उनकी 40 सीटें वहां पे लीडिंग कर रही है। अब हेमंत सोरेन, आप सही कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे। अब हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि ये बदलाव का दौर था, अब बदलाव हो चुकी है। इन जीत का श्रेय कर सकते हैं कि वो अपने पिता विश्व गुरु शिबू सोरेन को दिया, ताकि ये जीत शिबू सोरेन को जाता है। पूरी तरह से आप वो कह सकते हैं कि झारखंड में
झारखंड हो चुकी है। जेएमएम में पूरी तरह से झारखंड हो चुका है। जी बिल्कुल। मनीष, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है या फिर सभी नेता अभी चुप हैं? क्योंकि काउंटिंग के दौरान ही हमने देखा था कि रघुवर दास मीडिया के सामने आया और दावा किया कि शाम तक हमारी ही सरकार बनेगी। जी, अभी अब कुछ देर पहले ही है सीएम रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा बड़ी सोच रखती है, इसलिए उन्होंने 65+ का नारा दिया था। जो जनादेश है उसे सहर्ष स्वीकार करती है। अभी चल रही है, अब पूरी तरह से काउंटिंग होने के बाद इस्तीफा के बारे में जब उनसे पूछा गया, जब बोली पूरी काउंटिंग हो जाने के बाद जो जनतंत्र का फैसला है, लोकतंत्र का, वो हम करेंगे और जो फैसला जनता ने सुनाया उसे साथ स्वीकार करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद मनीष इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो एक बार फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों का। अंबुज शर्मा जी के पास चलते हैं। अंबुज शर्मा जी, आप कह रहे थे कि बेहतर प्रदर्शन है, और बेहतर प्रदर्शन तो तब माना जाता है जब बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके करीब भी पहुंचती, लेकिन 65+ का लक्ष्य काफी बड़ा था पर उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई पार्टी। और आप कह रहे हैं घर घर रघुवर का नारा देकर हमने चुनाव मैदान में दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन रघुवर दास तो अपने ही घर से बाहर कर दिए गए जनता द्वारा। तो फिर ये किस तरह से बेहतर परिणाम देखते हैं आप? बेहतर परिणाम मैं इस आकलन से देखता हूं कि जरूर हमारी आशा अनुरूप हमें सीटें नहीं मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी और हमसे 3-4 सीटें जेएमएम आगे बढ़कर के आई है। जरूर इस बात में कोई जनतंत्र का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम अपने बलबूते पर लड़े। एक समय ऐसा भारत में था जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी, सारे विपक्ष एक होते थे। आज ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और सारी विपक्षी पार्टियां, आज कांग्रेस अपने जो 70 सालों से देश में शासन की मात्र 14 सीटों पर आकर के सिमट गई, कम या बेशी। उसी प्रकार से आज आरजेडी का कोई वर्चस्व नहीं है। जातिवाद के नारे पर झारखंड में कुछ वोट उसने हथियाने की चेष्टा की, इसलिए हम अपनी आकलन से संतुष्ट हैं और कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, इनका हम आकलन करेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, क्या लगता है? कुछ गलतियों में से एक गलती यह है कि बीजेपी ने अपने बलबूते लड़ने की कोशिश की, ये एरोगेंस दिखाता है बीजेपी का, जैसा हमारे सहयोगी मनीष ने अभी कहा था कि रघुवर दास का एरोगेंस अपनी जगह और पूरे संगठन को उन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया था चुनाव प्रक्रिया के दौरान, तो संगठन ने अपने सहयोगियों को नजरअंदाज किया, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। रघुवर जी, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी निर्दल से हारता है तो सोचने की बात है, किसी पार्टी से हारा होता तो एक निर्दल व्यक्ति, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन जिंदगी भर उसी पार्टी के लगा दिया हो, उसकी बात जिस पार्टी में सुनी न जाई हो, मुझे तो लगता है कि लोग हमेशा कहा करते थे कि पोलिट ब्यूरो और हाई कमान, बीजेपी में भी हाई कमान हो गया है और हाई कमान के द्वारा केवल 2 व्यक्ति की ही बात सुनी जा रही है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है अनेक प्रदेशों में, जो अच्छे लोग हैं। और उसका परिणाम हुआ कि प्रथम बार चुनावी प्रक्रिया में जब से सत्ता में आए हैं, वो किसी ने नहीं बोला, सरजू राय ने ये दिखाने का प्रयास किया कि गलत का हम विरोध करेंगे, जिसका परिणाम हुआ कि जनता ने उनका साथ दिया और रघुवर दास को मुंह की खानी पड़ी। भविष्य में हम जरूर समाज के तरफ से चाहेंगे कि बीजेपी इसमें सुधार करे, सारे कार्यकर्ताओं का आदर करे, तभी वो का देश पर ये। जी, मैं राजेंद्र जी की बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ना नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के इशारों पर चलते, एक सामूहिक नेतृत्व है, एक कार्यकारिणी समिति है, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जीत और हार ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं पर इसका दायित्व जाता है, चाहे हम हारे या जीते। इसलिए मैं राजेंद्र जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। चलिए, सहमति असहमति अपनी जगह है। हम रांची स्टूडियो का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप दोनों मेहमान अंबुज शर्मा बीजेपी नेता और समाजशास्त्री राजेंद्र राय की बात भी सुन रहे थे। बीजेपी इस परिणाम को ठीक ठाक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अंबुज शर्मा अभी ये भी कह रहे हैं कि हमारी केंद्रीय कमेटी तय करती है सब कुछ और एक कमेटी के आधार पर हम संगठन के फैसले लेते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा संगठन में फैसला नहीं लिया जाता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? आप तो नजदीक से देख रहे हैं किस तरह से रघुवर दास इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान
अपने बलबूते ही सारे फैसले लेते नजर आ रहे थे। तो बीजेपी की हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएं? केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां, या उन्हें प्रभावी तरीके से नीतियों को लागू नहीं किया गया वो, या फिर रघुवर दास इसके दोषी हैं? दीपक, अगर बिना लाग लपेट सीधी सी बात कही जाए तो इसके लिए एकमात्र दोषी है जिसका नाम रघुवर दास है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की मैं बताऊं कि 37 में से 13 लोगों का टिकट काट दिया गया। आयातित नेताओं को तरजीह दी गई। बीते चुनाव में जो 6 लोग इन्हीं के उम्मीदवारों को हरा करके पार्टी में आए थे उनको टिकट दिया गया। अब आपको मैं बता दूं कि बहरागोड़ा से, वहां से भारतीय जनता पार्टी के दिनेशानंद गोस्वामी एक तटस्थ और मजबूत उम्मीदवार थे, उनका टिकट काट करके कुणाल सारंगी को दिया गया। कुणाल सारंगी झामुमो से हुआ करते थे, बुरी तरह से। कुणाल सारंगी के पिता जो थे दिनेशानंद दिनेश सारंगी, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हेल्थ मिनिस्टर भी थे। अलग राज्य बना था बाबूलाल मराठी सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर भी थे। लेकिन कुणाल सारंगी पिछली बार जेएमएम से थे जी। वही हाल देखिए आपको लातेहार का है। लातेहार में प्रकाश राम झारखंड विकास मोर्चा से थे, इधर भगदड़ मची, उस भगदड़ में चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और यहाँ का जो उम्मीदवार था बैजनाथ राम, अर्जुन मुंडा सरकार में शिक्षा मंत्री थे, और वो चले गए जेएमएम में। जेएमएम की स्थिति वहां मजबूत है जी। हम बरही को देख ले, मनोज यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, और उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। वहां से उमाशंकर अकेला हो गए। उमाशंकर अकेला उनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं। इससे बड़ी बात बरकट्ठा की है जी। जानकी यादव झारखंड विकास मोर्चा की सीट से जीते थे, इस बार उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। वही अमित यादव को हरा करके जानकी यादव जीते थे जी। अमित यादव को टिकट ना दे करके जानकी यादव को टिकट दिया गया। अभी आप देखेंगे कि लगभग 25,000 वोटों से अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। तो यहाँ टिकट बंटने में भी किसी की नहीं चली है। ये आईवास के लिए, चाहे यहाँ माथुर जी को प्रभारी बनाया गया हो, चाहे नंदकिशोर यादव को बनाया गया हो, या फिर कमेटी दिल्ली बैठक करती हो, अर्जुन मुंडा जाते हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा जाते हो, लेकिन चली सिर्फ एक आदमी की है जिनका नाम रघुवर दास है। रघुवर दास खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जो जनता ने जो कहा है वो हम करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि पूरी तरह से यहाँ जो माहौल बना हुआ था, जो स्थितियां बनी हुई थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास बयान देते थे कि 14 वर्षों तक झारखंड में लूटखंड रहा। वो ये नहीं बताते थे कि उसी 14 वर्षों में वो उप मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। तो इतना बड़ा सफेद झूठ बोलते थे मन से जी। वो कहते थे कि राज्य से भ्रष्टाचार गायब, और उनके गृह क्षेत्र में 2,58,00,000 रुपया पकड़े गए नए नाजायज पैसे जी। वो स्वर्ण रेखा परियोजना के एक इंजीनियर वीरेंद्र राम थे, उनके घर एसीबी ने छापा मार करके पकड़ा, और वो क्षेत्र जो है वो रघुवर दास, मुख्यमंत्री रघुवर दास का गृह क्षेत्र है। बिना पैसे यहाँ झारखंड में अगर विपक्ष आरोप लगाती थी कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता, तो इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। खनन घोटाला यहाँ है, सरजू राव कहते हैं खनन घोटाला भी यहाँ है। बिजली के लिए बड़ी मन से मुख्यमंत्री बोलते थे कि अब बिजली 24 घंटे मिल रही है। हकीकत यह है कि आज भी बिजली यहाँ 12 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती। हम लोग खुद इस रांची शहर में रहते हैं, यहाँ 14-15 घंटे बिजली दे पाती थी सरकार, और बड़े मन से सीधे झूठ। इनसे पारा शिक्षक नाराज जी, आंगनबाड़ी का सेविका नाराज। लगता है संगठन का ना राज्य नेतृत्व ना केंद्रीय नेतृत्व इन खामियों को पकड़ पाया, या फिर शायद नजरअंदाज किया गया। बहरहाल ये तो पार्टी अपने भीतरी समीक्षा में स्थिति स्पष्ट करेगी। रेखा मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि दिन भर कैसे तस्वीर बदली। विभिन्न पार्टी कार्यालयों का वो दौरा करती रही हैं हमारी संवाददाता, और वहां से प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाती रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि जैसे जैसे परिणाम स्पष्ट होने लगे, वैसे वैसे पार्टी मुख्यालयों में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई। जी रेखा।
जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती रुझानों से ही महागठबंधन को बढ़त दिखाती हुई दिखाई गई थी, और जैसे जैसे वो रुझान परिणाम में तब्दील होते गए, सभी कार्यालयों में महागठबंधन का, चाहे वो कांग्रेस कार्यालय हो चाहे जेएमएम कार्यालय हो, सभी जगह कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। वहीं अगर मैं बीजेपी कार्यालय की बात करूं तो बीजेपी कार्यालय में 2 बजे के बाद से सन्नाटा छाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील हो रहे थे महागठबंधन के लिए। तो भाजपा का जो इस बार नारा था, अब की बार 65 पार, वो कहीं से भी कारगर साबित होते हुए नहीं दिखा, और कहीं ना कहीं लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाजपा की ये हार नहीं है। खुद रघुवर दास जी ने भी ये बयान दिया है कि ये भाजपा की नहीं, ये मेरी हार है। तो विशेष रूप से भाजपा जब चुनाव मैदान में आएगी तो उसने यही नारा दिया था कि अब की बार घर घर रघुवर सरकार। तो साफ तौर पे एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पार्टी व्यक्ति विशेष के तौर पे नहीं चली। यहाँ पे लोगों ने ना मोदी की केंद्र की योजनाओं को देखा, बल्कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पे काफी हावी रहे दीपक। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी ने काफी पैसे खर्च किए प्रचार प्रसार को लेकर के। वहीं अगर जेएमएम की बात करूं, महागठबंधन की बात करूं, तो काफी कम लेवल के पैसे खर्च हुए। तो हम कह सकते हैं कि कम बजट में ये एक अच्छी पिक्चर साबित हुई है, अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो। जी, यानी कि धनबल काम नहीं आया, स्टार प्रचारकों का दौरा काम नहीं आया, यहां तक कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे नेताओं का चेहरा भी प्रभाव नहीं डाल पाया मतदाताओं पर, और मतदाताओं ने धरातल पर जो समस्याओं का सामना किया उसका आक्रोश बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। रेखा जी बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाजपा के स्टार प्रचारक झारखंड में आए, बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आए। आप समझिए कि मोदी का जादू जो सर चढ़ के लोगों को बोलता था, लेकिन वो काम नहीं आया झारखंड में। बड़े लेवल पे गांव गांव तक मोदी की योजनाओं को पहुंचाया गया, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे चूल्हा हो, कई सारी योजनाएं, लेकिन किसी का लाभ होता हुआ भाजपा को नहीं दिखा। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि ये भाजपा की नहीं, रघुवर दास की हार है, और रघुवर दास ने इसे स्वीकार भी किया है दीपक। बिल्कुल, झारखंड के जनता का मनोभाव नहीं पढ़ पाए शायद बीजेपी नेता। इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे अहम की हार बताई है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीजेपी को मूलभूत समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगला चुनाव बीजेपी को दिल्ली में लड़ना है, जहां बीजेपी नगण्य सीट पर जीत पाई थी पिछली बार। केजरीवाल ने बीजेपी को और कांग्रेस को बुरी तरह से दिल्ली में पटखनी दी थी। तो भविष्य क्या होगा इस परिणाम का, इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे मेहमान बने हुए रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।